दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश में एक बार फिर शिक्षा और सामाजिक न्याय को लेकर बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। इस बहस की शुरुआत यूजीसी गाइडलाइन को लेकर उठे सवालों से हुई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नई दिशा निर्देशों ने कई वर्गों में चिंता पैदा की है। कहा जा रहा है कि इन गाइडलाइंस का असर विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों और शैक्षणिक ढांचों पर पड़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ लोग इसे सुधार की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम बता रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा केवल नियमों का नहीं है। असल सवाल सामाजिक न्याय का है। असल सवाल बराबरी के अवसर का है। असल सवाल प्रतिनिधित्व का है। सोशल मीडिया पर इस समय एक नया नैरेटिव तेजी से फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब जातिवाद खत्म हो चुका है। यह भी दावा किया जा रहा है कि अब जनरल कैटेगरी ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आरक्षण अब अन्याय बन गया है। लेकिन क्या सच में समाज पूरी तरह से बराबरी की स्थिति में पहुंच चुका है? अगर सब कुछ समान है तो फिर प्रतिनिधित्व की मांग क्यों उठ रही है? अगर भेदभाव समाप्त हो चुका है तो फिर आंकड़ों से डर कैसा? यहां एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है। समानता केवल कागज पर लिख देने से स्थापित नहीं होती। बराबरी तब बनती है जब अवसर समान हो, जब संसाधनों तक पहुंच बराबर हो, जब शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी संतुलित हो। आज भी कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि उच्च पदों पर कुछ वर्गों की भागीदारी अधिक है। वहीं कई समुदाय अब भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व से दूर दिखाई देते हैं। ऐसे में यह कहना कि अब कोई असमानता नहीं बची एक बड़ा दावा है। यूजीसी गाइडलाइन के बहाने यह बहस फिर सामने आ गई है। क्या नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है? क्या चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित है? क्या हर वर्ग को समान अवसर मिल रहा है? इन सवालों के जवाब बिना डेटा के देना मुश्किल है। फिर भी सोशल मीडिया पर भावनात्मक तर्क ज्यादा दिख रहे हैं। तुलना की जा रही है जनरल कैटेगरी और आरक्षित वर्ग के बीच। कहा जा रहा है कि अब आर्थिक आधार ही पर्याप्त होना चाहिए। दूसरी तरफ तर्क दिया जा रहा है कि सामाजिक पिछड़ापन केवल आय से नहीं मापा जा सकता। ऐतिहासिक वंचना का असर पीढ़ियों तक रहता है। शिक्षा तक पहुंच, नेटवर्क, सामाजिक स्वीकार्यता सबका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आरक्षण को केवल सुविधा नहीं बल्कि सुधारात्मक कदम माना जाता है। लेकिन विरोध करने वाले इसे अवसरों की कटौती बताते हैं। ये कारण है कि बहस और तेज हो गई है। प्रश्न ये भी है कि क्या समाज में मानसिकता वास्तव में बदल चुकी है? क्या रोजमर्रा के व्यवहार में भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है? अगर जवाब हां है तो प्रमाण सामने आने चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो समाधान पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। यूजीसी के नाम पर शुरू हुई ये चर्चा अब व्यापक रूप ले चुकी है। दोस्तों, ये केवल एक नीति का मुद्दा नहीं रहा। ये अब सामाजिक ढांचे पर सवाल बन चुका है। क्या हम सच में बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं या केवल ऐसा मान लेना चाहते हैं? ये तय करना समाज को है। संवाद जरूरी है, लेकिन तथ्यों के साथ आरोप और प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलता। आंकड़े, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही सही दिशा तय होगी। अब इस बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जाति जनगणना का। कई सामाजिक संगठनों का राजनीतिक दलों की ओर से मांग की जा रही है कि पूरे देश में विस्तृत जाति आधारित जनगणना कराई जाए। तर्क दिया जा रहा है कि जब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आएंगे तब तक सामाजिक न्याय की सही तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी। समर्थकों का कहना है कि डेटा ही लोकतांत्रिक नीति निर्माण की नींव होता है। अगर सरकार को यह पता ही नहीं होगा कि किस वर्ग की आबादी कितनी है तो संसाधनों का संतुलित वितरण कैसे तय होगा? यहीं से सवाल उठता है कि यदि सब कुछ पारदर्शी है तो फिर आंकड़ों से हिचकिचाहट क्यों? अगर समाज में बराबरी स्थापित हो चुकी है तो तथ्य सामने आने से तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे समाज में नई विभाजन रेखाएं खिंच सकती हैं। कुछ लोग इसे राजनीति मानते हैं तो कुछ लोग इसे सामाजिक सुधार का साधन बताते हैं। असल मुद्दा प्रतिनिधित्व का है। प्रशासनिक सेवा में किस वर्ग की भागीदारी कितनी है, यह अक्सर चर्चा का विषय बनता है। न्यायपालिका में विविधता को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में हिस्सेदारी को लेकर भी बहस होती रही है। यदि किसी समुदाय की जनसंख्या अधिक है लेकिन निर्णय लेने वाले संस्थाओं में उसकी उपस्थिति सीमित है तो असंतुलन की बात उठना स्वाभाविक है। इसीलिए जाति जनगणना को कुछ लोग समान अवसर की दिशा में आवश्यक कदम मानते हैं। डेटा के आधार पर ही यह समझा जा सकता है कि कौन सा वर्ग किस क्षेत्र में पीछे है। आंकड़ों से नीति में सुधार की गुंजाइश बनती है।
बिना तथ्य के केवल अनुमान के आधार पर निर्णय लेना कई बार विवाद को जन्म देता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है। जब जानकारी सार्वजनिक होती है तो भ्रम की गुंजाइश कम हो जाती है। नीति निर्माण यदि प्रामाणिक जानकारी पर आधारित हो तो उसका औचित्य मजबूत होता है। यही कारण है कि जाति जनगणना की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। ये केवल संख्या गिनने का विषय नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और समान अवसर की बहस से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। अब आगे की दिशा क्या होगी ये समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये चर्चा देश की राजनीति और समाज दोनों के केंद्र में बना हुआ है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए इस प्रावधान का उद्देश्य उन लोगों को अवसर देना था जो आय के आधार पर वंचित हैं। लेकिन समय के साथ इस पर कई तरह के आरोप भी सामने आने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि पात्रता की जांच उतनी सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। आरोप लगाए जाते हैं कि कई अपात्र व्यक्ति दस्तावेजों के सहारे इस कोटे का लाभ उठाते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो ये वास्तविक जरूरतमंदों के साथ अन्याय माना जाएगा। इसी के साथ एक और चिंता सामने आती है कि क्या इस व्यवस्था के चलते SC, ST और OBC वर्ग की सीटों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ रहा है। कुछ संगठनों का दावा है कि कुल पदों की संख्या सीमित होने पर प्रतिस्पर्धा और जटिल हो जाती है। हालांकि सरकार का पक्ष यह है कि हर श्रेणी का प्रावधान अलग संवैधानिक आधार पर तय किया गया है। फिर भी जमीन पर उठ रही आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी विवाद समय समय पर सामने आता रहा है। कई अभ्यर्थी ये आरोप लगाते हैं कि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद साक्षात्कार चरण में उन्हें कम नंबर दिए जाते हैं। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। यहीं से मेरिट बनाम अवसर की बहस शुरू हो जाती है। क्या केवल अंतिम अंक ही योग्यता का मापदंड है या सामाजिक पृष्ठभूमि भी भूमिका निभाती है? विशेषज्ञों का मानना है कि समान संसाधन न मिलने पर प्रतिस्पर्धा की शुरुआत ही अलग स्तर से होती है। इसी कारण कई लोग इंटरव्यू प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं। सुझाव दिए जा रहे हैं कि साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग हो, अंक सार्वजनिक किए जाएं और मूल्यांकन के स्पष्ट मानक तय हों। पारदर्शिता बढ़ने से विश्वास मजबूत होता है और विवाद कम होता है। इसीलिए यह मुद्दा केवल एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे चयन तंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अंतरजातीय विवाह और आरक्षण से जुड़े भ्रम की। अक्सर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कई तरह की बातें फैलाई जाती हैं। भारतीय कानून बालिग युवक और युवती को अपनी पसंद से विवाह करने का पूरा अधिकार देता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और संविधान द्वारा संरक्षित है। सरकार भी सामाजिक समरसता के लिए ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करती है। लेकिन आरक्षण के लाभ को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं फैल जाती हैं। कभी कहा जाता है कि शादी के आधार पर पूरी व्यवस्था बदल जाती है, कभी इसे राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। हकीकत यह है कि नीतियां संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी व्यवस्थाओं के अनुसार तय होती है, न कि अफवाहों के आधार पर। इसी के साथ आरक्षण खत्म होने की आशंकाएं भी समय समय पर सामने आती रहती है। कुछ बयान ऐसे भी दिए जाते हैं जिनसे लोगों में डर पैदा होता है। हालांकि किसी भी बड़े दबाव के लिए संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। लोकतंत्र में निर्णय कानून के दायरे में लिए जाते हैं, इसीलिए केवल अटकलों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। अंततः सवाल सामाजिक संतुलन का है। संविधान समानता और न्याय की बात करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य हर वर्ग को सम्मान और अवसर देना है। अब समाज पर निर्भर है कि वो संवाद और समझ के रास्ते को चुने या भ्रम और टकराव के रास्ते को। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।